Hello everyone, this is Divya Mishra. Welcome to our channel, Yes You Can. So as you all know, we have completed our first chapter, that is chemical reactions and equations, and in this video we are going to complete our second chapter, that is acid, base and salt. Okay, before starting the chapter, let me tell you one thing. Acid, base and salt is so easy chapter एंड इफ़ यू रिलेटेड विद योर डेली लाइफ, अगर आप उसको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करोगे तो आप उस चैप्टर को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे, क्योंकि इसके अंदर 3 वर्ड्स का बेसिकली यूज़ है, एसिड का, बेस का एंड सॉल्ट का, और ये तीनों वर्ड से आप बहुत ज़्यादा एक्वेंट हो और अपनी डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हो, और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी जो सारी रिएक्शंस है वो भी हम कहीं ना कहीं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत ईजी होने वाला है ये चैप्टर, सो प्लीज़ गो थ्रू द होल वीडियो। Thank you. Now let's start our chapter. तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को 3 कैटेगरीज में बेसिकली क्लासीफाई किया गया है। अगर इन तीनों चीज़ों को हम कर लेते हैं तो हमारा चैप्टर फुल ऑन कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल हैं और इन केमिकल कंपाउंड्स की बहुत सारी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हमने सोचा कि हर एक कंपाउंड को अलग अलग पढ़ना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनकी एक कैटेगरी बना देते हैं ताकि इनके बारे में हम लोगों को मतलब एक रहे कि ठीक है ये कैटेगरी का है तो ठीक है ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक रेफ़र करता होगा। तो इसके बेसिस पे हमने इसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसिड्स, सेकेंड आते हैं बेसिस और थर्ड आते हैं सॉल्ट्स। आज के लेक्चर में हम कम्प्लीटली एसिड्स के बारे में बात करेंगे और एसिड्स को आज ही कंप्लीट कर देंगे। एसिड से रिलेटेड जितने क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो भी हम चैप्टर के साथ साथ करते चले जाएंगे, और इससे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेसिस की एंड देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ एसिड्स पढ़ने वाले हैं, बेसिस और सॉल्ट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कमिंग लेक्चर्स में। तो बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स जैसे ही आपके दिमाग में आए, सबसे पहले आपके दिमाग में एक लाइन आनी चाहिए, वो ये कि एसिड्स आर सार इन टेस्ट। एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं जो हम कंज्यूम करते हैं और वो खट्टे हैं? सोचो, एप्पल, अरे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया, ग्रेप्स हो गया, लेमन हो गया। ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हो और ये खट्टे भी होते हैं टेस्ट में, ठीक है। तो हमें देखना होगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो इन सब्सटेंसेस को ये खट्टा बना देता है, ठीक है। तो ऐसा क्या है इन सब्सटेंसेस में? एसिड है। देखो, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, मैलिक एसिड की वजह से ही एप्पल खट्टा होता है। देन टोमेटो में होता है आपका ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में होता है आपका लैक्टिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड। विनेगर क्या होता है? बहुत बच्चे हो सकता है शायद विनेगर को ना जानते हो। विनेगर होता है जो आप अपनी चाउमीन्स में, मतलब जो खट्टा सा टेस्ट आता है ना, जैसे चाइनीज़ फूड में, वो सारा का सारा विनेगर की वजह से आता है, उसमें हल्का सा विनेगर डाला जाता है, ठीक है, इसलिए उसका टेस्ट हल्का सा खट्टा होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रेप्स में होता है आपका टार्टरिक एसिड। इसके बाद आता है लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड। एक और है आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में, टी में होता है टैनिक एसिड, ठीक है। ये सारे कुछ एसिड्स हैं जिनको आप डेली लाइफ में कंज्यूम भी करते हो, जबकि हमारे दिमाग में एसिड का नाम आते ही सबसे पहले रेड का सिग्नल आ जाता है, ओह माय गॉड दिस इज सो डेंजरस, सबसे पहला थॉट यही आता है ना। इसीलिए कुछ एसिड्स हैं जो हम कंज्यूम भी कर लेते हैं, कुछ एसिड्स हैं जो हम कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एसिड्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं एसिड्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक, एज द नेम सजेस्ट्स,
ऑर्गेनिक, जैसे आजकल हम लोग अपने डे टू डे लाइफ से अगर उसको रिलेट करें तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक पल्सेस, ऑर्गेनिक सीरियल्स, ये सब वर्ड्स बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल घरों में। कोई भी चीज़ हम जब मार्केट से जाते हैं हम सोचते हैं ओ माय गॉड सबसे ज़्यादा फ्रेश होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए एंड ऑर्गेनिक होनी चाहिए, बोलते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि हम चाह रहे हैं कि जो चीज़ हम घर में लेके आए वो केमिकल फ्री हो, उसको नेचुरल प्रोसेस से मिलके बनाया हो, ठीक है। नेचुरल फर्टिलाइजर्स डाले हों, फालतू के जो ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं ये सब ना डाले हों, ताकि हमें वो हमारे लिए वो हेल्दी रहे और हम उसको कंज्यूम करें तो हमें कुछ नुकसान ना हो। क्योंकि केमिकल्स जहाँ आ जाएंगे वहाँ पे तो नुकसान है ही, कहीं ना कहीं वन और द अदर वे देयर इज समथिंग विच इज़ नॉट राइट। ओके, तो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ये एसिड्स, ये जो एसिड्स होते हैं आपके नेचुरली प्रेजेंट होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इनऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आपके नेचुरली प्रेजेंट होंगे एटमॉस्फेयर में और इनऑर्गेनिक एसिड्स आपके नेचुरली प्रेजेंट नहीं होंगे। आपको बनाना पड़ेगा, इनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज किए जाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स हम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम ऑर्गेनिक एसिड्स को प्लांट से या फिर एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब इनऑर्गेनिक एसिड्स हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वाला पॉइंट यही रहेगा, फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ओके, तो ये क्या बात हुई? नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली प्रेजेंट है, हम इनको प्लांट से या एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली प्रेजेंट नहीं है, वी यूज टू प्रिपेयर इट इन लेबोरेटरीज एंड दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इसीलिए इसको मिनरल एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनरल एसिड्स। क्यों? क्योंकि इनको हम मिनरल से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। मैम आपने बोला कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स का तो एग्जाम्पल चलो आपने दे दिया, एप्पल है, टोमेटो है, ये ग्रेप्स है, लेमन है, टी है, ये सब आपके क्या नाम है प्लांट से ही मिल जाते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स आपने क्यों लिख दिया? एनिमल्स का तो आपने कोई एग्जाम्पल भी नहीं दिया। तो है एग्जाम्पल, जैसे फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड होता है जब एंट हम लोगों को काट लेती है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, बहुत ज़्यादा जलन होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एंट ने बेसिकली एक हम लोगों के अंदर एसिड डाल दिया है और उस एसिड की वजह से हम लोगों को ईचिंग होती है, ठीक है। तो वो किसने प्रोड्यूस किया है? किसी फॉर्म ऑफ एनिमल ने ही उसको प्रोड्यूस किया है ना, इसलिए हम कह सकते हैं। और वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। देख लो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बी क्या प्रोड्यूस करती है? फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये क्या है? ये इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ओनली, जो नेचुरली प्रिपेयर है, मैनमेड का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल की। देखो, जहाँ पे मैन का इन्वॉल्वमेंट, ह्यूमन बींग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, वो चीज़ हो जाएगी डेंजरस। हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं। वीक एसिड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ। बाकी ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, हम लोगों को उतना नुकसान क्या फ़ायदा ही करते हैं। ये एसिड्स हम लोगों को हम कंज्यूम भी कर सकते हैं डेली लाइफ में, ठीक है। जबकि इनऑर्गेनिक एसिड्स हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम इनको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा एग्जाम्पल आप बात कर सकते हो नाइट्रिक एसिड, HNO3। HNO3 इज नाइट्रिक एसिड। तो ये है एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक के। तो अभी तक हमने इतना समझ लिया एसिड्स का। जैसे ही हमारे दिमाग में नाम आएगा, हमारे दिमाग में फर्स्ट थॉट आना चाहिए व्हाट? दैट एसिड्स आर सार इन टेस्ट, ओके। तो देयर आर सम substances that are present naturally
and are extracted from plants and animals and hence they are known as organic acids. ठीक है. Then next is inorganic acids. Inorganic acids are those acids which are synthesized in laboratories and are extracted from minerals present in the earth crust. That is why it is also known as mineral acids. Then there are some examples: sulfuric acid, H2SO4, nitric acid, HNO3. These acids are harmful. Here is a caution, please don't use it in your daily life because you can't even touch it. So ठीक है, ये सब acids हम लोगों के harmful होते हैं और ये acids हम consume भी करते हैं. They are weak, they are strong. Okay. So let's talk about our next topic. That is the next property of acid. अब तक हम इतना समझ चुके हैं कि acids are sour in taste, isn't it? Next हमारा जो acids की property हमें पढ़नी है वो है acid turns blue litmus red. ब्लू लिटमस को वो रेड में बदल देता है. लिटमस क्या होता है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे कुछ टाइम बाद. अभी के लिए आपको इतना ही समझना ज़रूरी है कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर. अगर आपको याद है मेरा लास्ट लेक्चर, तो हमने उसमें कोरोजन का टॉपिक पढ़ा था और वो कोरोजन के टॉपिक को हमने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा था और ये समझ गए थे हम कि मेटल्स कोरोड होते हैं. अब ये वो डेफिनेशन याद करो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो. द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको अगर याद होगा हमने ये बात की थी कि मेटल्स कोरोड होते हैं और वो कोरोजन का प्रोसेस क्यों होता है और बेसिकली कैसे होता है. जो मेटल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो एयर प्रेजेंट है और एसिड्स प्रेजेंट हैं, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है और बना लेता है एक रेडिश ब्राउन का सब्सटेंस जिसको बोलते हैं हम रस्ट. इसी पूरे प्रोसेस को हम बात करते थे, बोलते थे कोरोजन. तो कोरोजन क्यों हुआ? क्योंकि मेटल ने एटमॉस्फेयर में जो एसिड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट किया है या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ भी, बट मेटल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है. तो मेटल्स ही बेसिकली एसिड्स ही बेसिकली मेटल्स को कोरोड कर रहे थे. तो क्या हो गया, एसिड का नेचर कैसा हो गया, कोरोसिव हो गया ना. यही तो मेटल को कोरोड कर रहा है. इसीलिए कभी भी एक क्वेश्चन होता है कि मेटल कंटेनर में कभी भी आप एसिड्स को प्लेस नहीं करते हैं. ठीक है, क्योंकि मेटल तो कोरोड हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए हम कभी भी, आई रिपीट, एसिड्स को मेटल कंटेनर्स में प्लेस नहीं करते, हमेशा ग्लास में या जार में करते हैं. ठीक है. इसके बाद आपका एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी है वो ये है कि एसिड्स जब हम किसी पानी में डालते हैं तब वो H+ आयन रिलीज करता है. एसिड्स रिलीज H+ आयन इन वाटर. जब हम किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो हमेशा वो H+ आयन रिलीज करता है. ठीक है. अब वो H+ आयन रिलीज कर दिया पानी में और वो H+ आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, H+ आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है H3O+. इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ठीक है. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एसिड सार होते हैं टेस्ट में, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, आर कोरोसिव इन नेचर एंड रिलीज H+ आयन्स इन वाटर. अभी मैंने बात किया H+ आयन रिलीज करते हैं. कौन सा एसिड कितना H+ आयन रिलीज करता है, इसके बेसिस पे हमने एसिड्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे हैं वीक एसिड्स. ठीक है. पहले हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो हमने बात की थी इनऑर्गेनिक एसिड्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरे होते हैं वीक एसिड. ठीक है. स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो पानी में जाते ही सारे आयंस अपने डिसोसिएट कर दें H+, उनको रिलीज कर दें वाटर में, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स. दोज एसिड्स विच completely dissociate their ions in water are known as strong acids. ठीक है. And weak acids are those acids which dissociate their ions partially in water. वो सारे के सारे ions अपने release water में नहीं करते हैं. तो strong acids के आपके पास एग्जाम्पल हैं
H2SO4 नाइट्रिक एसिड का एक वही लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर्मूला ही आप समझ जाना। नाइट्रिक एसिड H2SO4 नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं HNO2 नाइट्रस एसिड है ये। दूसरा है आपका एसिटिक एसिड, इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ मैं CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड देखा था ना, विनेगर में प्रेजेंट था, वो एक वीक एसिड है, ठीक है। ये है एसिटिक एसिड, एसिटिक। तो हमने बात कर लिया स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, हमने बात कर लिया वीक एसिड क्या होता है। अब एक बात आती है, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर एसिड्स को फिर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, दूसरा है डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो क्या होता है बेसिकली, जिस सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा है पानी कम है, मतलब एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी बहुत कम है, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, उनको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो एसिड्स को फिर मैं वो भी आपके लिए लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो एसिड्स भी आपके फिर दो कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई कर दिए। पहला कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को आप इस तरीके से भी डिनोट करते हो ड्यूरिंग द रिएक्शन। देन कॉन्सेंट्रेटेड, और दूसरा आता है डाइल्यूट, को आप इस तरीके से डिनोट करते हो, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, एसिड ज़्यादा पानी कम, ठीक है। डाइल्यूट एसिड कम पानी ज़्यादा, वाटर। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है, वाटर की क्वांटिटी कम है, हम उनको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को आप ऐसे ही टच नहीं कर सकते हो, इनफैक्ट एसिड्स को तो टच करना ही नहीं चाहिए, बट स्टिल जैसे जब आप लेबोरेटरीज में आगे एक्सपेरिमेंट करोगे तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो अलग से ही रखे होंगे, वो मतलब मुझे लगता है ग्रेजुएशन तक तो बच्चों को दिए भी नहीं जाते, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में भी पानी मिला के दिया जाता है फॉर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स को तो भैया दूर ही रहना है, इट्स वेरी डेंजरस। एंड डाइल्यूट एसिड से ही बेसिकली हमारे सारे एक्सपेरिमेंट्स हम कंटिन्यू करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में। देन उसके बाद वाले स्टडीज़ जब आप परस्यू करोगे तब तो सीरियसली आपको कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगा, बट उससे पहले कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में भी डाइल्यूट एसिड मतलब पानी मिला के देते हैं और उसको डाइल्यूट ही करके देते हैं फॉर परफॉर्मिंग योर एक्सपेरिमेंट्स, ओके। सो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि एसिड सार होते हैं टेस्ट में, एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, एसिड्स कोरोसिव होते हैं नेचर में, फिर एसिड H+ आयंस रिलीज कर देते हैं ये वाटर में। जब वो वाटर में H+ आयन रिलीज करते हैं तो वो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयंस बना लेते हैं। अब कोई एसिड कितना H+ आयन रिलीज करेगा, इसके बेसिस पे हमने एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स में डिवाइड कर दिया एसिड्स, ठीक है। एंड इसके बाद हमने बात कर ली कि जब किसी सॉल्यूशन में एसिड ज़्यादा होगा पानी कम होगा तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और जब किसी सॉल्यूशन में एसिड कम पानी ज़्यादा होगा तो हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। सी हमारे पास अगर बहुत सारे सॉल्यूशंस प्रेजेंट हुए किसी टेस्ट ट्यूब में मान लो, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ इसमें से कौन सा एसिड है, तो आप कैसे बताओगे। हमने अभी तक 4 पॉइंट्स पढ़े हैं एसिड के। पहला कि वो सार होते हैं टेस्ट में, तो क्या आप उसको टेस्ट करके देखोगे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ तो वो नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। थर्ड हमने पढ़ा कि दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव हो गया तो क्या हर बार उसको मेटल जार में पहले रखोगे फिर देखोगे कि हो माय गॉड ठीक है चलो ये कोरोड हो रहा है, ओके फाइन ये मेटल है, तब तक तो टाइम ही निकल जाएगा। आपसे पूछा मैंने 5 मिनट का टाइम दिया तो आप नहीं कर सकते उस चीज़ को। फिर फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि वो H+ आयन वाटर में रिलीज़ करेगा, तो वो आप जब डालोगे वाटर में, एसिड को जब वाटर में डालोगे तो वो H+ आयन्स रिलीज़ करेगा, लेकिन क्या वो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। इसीलिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि वेदर अ सॉल्यूशन इज एन एसिड और अ बेस। तो इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हेल्प यू इंडिकेट whether a substance is an acid or a base। तो अब हम बात करने वाले हैं अपने इंडिकेटर्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इंडिकेटर्स क्या होते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया कि इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है।
ठीक है। हमारे पास 4 तरीके के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स, पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तीसरा है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फोर्थ है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। ये 4 तरीके के इंडिकेटर्स आपके पास हैं। सब अपने नाम से ही बता दे रहे हैं कि हम ऐसे प्रिपेयर किए जाते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स नेचुरली प्रिपेयर किए जाएंगे, ठीक है। देन सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर्टिफिशियल मेथड से प्रिपेयर किए जाएंगे। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या? सी इंडिकेट जो वो मतलब इंडिकेटर्स क्या करें बेसिकली, आपको इंडिकेट करें। कैसे इंडिकेट करें? या तो चेंज इन ऑर्डर या फिर चेंज इन स्मेल से, या फिर चेंज इन ऑर्डर मतलब स्मेल ही हो गया, एंड चेंज इन कलर से। तो बेसिकली 2 टाइप से इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, या फिर वो आपको इंडिकेट कर देंगे कि कोई सॉल्यूशन आपके लिए कितना खतरनाक है, उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, उसको खा के कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, और फिर डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपको ओडर में चेंज करके बताते हैं कि ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है एसिड है। देन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपको एक बैंड के थ्रू बताते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने नेचुरल इंडिकेटर्स की। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं अपने इंडिकेटर्स का। इसमें नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव, देन इसके बाद आते हैं आपके फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, और आपका 4th आता है टर्मरिक। ठीक है, ये 4 आपके नेचुरल इंडिकेटर्स हैं एनसीईआरटी में 10th के सिलेबस में। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर कैसे बनता है? क्योंकि ये नेचुरल है तो ये तो समझ में आ गया कि ये नेचुरल प्रोसेस से मिलके बनेगा, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस से कैसे? आपने 9th क्लास में अपने लाइकेंस पढ़ा होगा। लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट की जाती है एक पर्पल कलर की डाई, और उससे प्रिपेयर किया जाता है लिटमस पेपर, और या फिर लिटमस सॉल्यूशन भी मिलता है आपको। सॉल्यूशन भी हेल्प करता है आपको इंडिकेट करने में। तो एक्चुअली में लाइकेंस होते क्या हैं? लाइकेंस एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहां होता है हम ये समझ जाते हैं, लाइकेंस होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किन 2 चीजों के बीच में? एल्गी एंड फंगी, ठीक है। इस तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को बेसिकली बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं इन सम और दी अदर वे। जैसे एल्गी क्या होता है? एल्गी फोटोसिंथेटिक होता है, अपना खाना खुद से बना लेता है, तो थोड़ी मेहनत और कर देता है, खाना फंगी के लिए भी बना लेता है। तो एल्गी क्या कर रहा है? फंगी को फूड प्रोवाइड कर रहा है, और फंगी एल्गी को क्या प्रोवाइड कर रहा है? शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों साथ में एक एसोसिएशन में रहते हैं जिनको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। ये कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है। लाइकेंस बेसिकली दोनों ऑर्गेनिजम्स के साथ का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। इन लाइकेंस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन। एक पर्पल कलर की डाई उससे एक्सट्रैक्ट की जाती है और वो हेल्प किया जाता है, वो यूज होता है एज एन इंडिकेटर। इसके बाद रेड कैबेज लीव्स होती हैं। रेड कैबेज जैसे हम लोग के घर में कैबेज आती है वैसे एक रेड कलर की भी कैबेज होती है, और वो कैबेज यूज़ की जाती है, उसकी जो लीव्स हैं वो यूज़ की जाती है एज एन इंडिकेटर। इसके बाद आती है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया एक फ्लावर है हाइड्रेंजिया, उसको हम यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर। क्योंकि ये नेचुरल है, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ नेचुरली प्रिपेयर्ड है, ठीक है।
मतलब नेचुरली ये हेल्प कर रहे हैं आपको एज एन इंडिकेटर। फिर एक आता है टर्मरिक। टर्मरिक जो हमारे घरों में अवेलेबल है, ये भी एक इंडिकेटर है एसिड्स का। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये किस तरीके की चेंज दिखाएंगे आपको, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तभी आपको किस तरीके के चेंज दिखाएंगे। तो सबसे पहले लिटमस पेपर की बात कर लेते हैं। जैसे ही लिटमस पेपर को आप एसिड सॉल्यूशन में डालोगे, ये हो जाएगा ब्लू लिटमस, हो जाएगा रेड में चेंज। ठीक है, और जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये हो जाएगा ब्लू में चेंज। ठीक है, जब इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा रेड से, रेड कैबेज लीफ एसिडिक सॉल्यूशन में रेड कलर देगी और बेसिक सॉल्यूशन में आपको ग्रीन कलर देगी। ठीक है, अब फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया आपको एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में आपको देगा वो पिंक कलर। ठीक है, टर्मरिक एसिडिक सॉल्यूशन में आपको कोई चेंज नहीं दिखाएगा और जबकि बेसिक सॉल्यूशन में आपको वो देगा रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश में डबल डी, रेडिश ब्राउन कलर देगा। ठीक है, तो अब हम समझ में आ गया नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स are those indicators which are prepared naturally. There are 4 examples of natural indicators given in your NCERT, that is litmus paper, red cabbage leaves, flower of hydrangea and turmeric. litmus paper acidic solution में आपको red color देता है, basic solution में आपको blue color देता है। red cabbage leaf acidic solution में आपको red color आ जाता है, आपको indicate कर देगा कि ये acid है। ग्रीन कलर आ जाएगा तो आपको इंडिकेट कर देगा कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। देन फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, आपको जैसे आप उसे एसिड में डिप करोगे आपको ब्लू कलर दे देगा, ये इंडिकेट कर देगा कि ये एक एसिड है। फिर अगर आप उसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करोगे तो आपको पिंक कलर का इंडिकेशन दे देगा और बता देगा कि ये एक बेस है। ऐसे ही टर्मरिक, एसिड में वो कोई चेंज नहीं दिखाता है और बेसिक सॉल्यूशन में वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेचुरल इंडिकेटर्स हमने पढ़ लिए, अब हम बात कर लेते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपके नेचुरली प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनको लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहला इंडिकेटर्स जो आपके एनसीईआरटी में है वो है सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो जैसे ही फिनोप्थिलीन को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये हो जाएगा कलरलेस, बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो हो जाएगा पिंक। फिनोप्थिलीन को जैसे ही आप एसिड सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो हो जाएगा कलरलेस। फिनोप्थिलीन को जैसे ही आप बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे और पिंक कलर आ जाएगा तो आप समझ जाना कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। अब मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जैसे ही हम एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें तो पता नहीं कि वो एसिड है या बेस है, तो वो कलर दे देता है रेड और हमें पता चल जाता है कि वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर मिथाइल ऑरेंज अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और उसका कलर येलो हो गया तो हम समझ जाएंगे कि वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए, सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ लिए। फिनोप्थिलीन आ गया, फिनोप्थिलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हो जाएगा कलरलेस, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो हो जाएगा पिंक। मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही अगर हम किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और वो हुआ रेड तो हम समझ जाएंगे कि वो सॉल्यूशन एसिड है। अगर हम उसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे और वो हो गया येलो तो हम समझ जाएंगे कि वो बेस है। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपको कैसे इंडिकेट करेंगे, स्मेल बता रही है भाई, ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल, ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल रिलेटेड टू नोज, और नोज किस लिए काम आती है, स्मेल के। तो ये आपको चेंज इन ओडर की चेंज से आपको बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका आता है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में लिख देती हूँ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब हम बात कर रहे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की, तो इंडिकेटर्स के नाम मैं यहीं लिख दे रही हूँ। अनियन, अनियन आपका एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर काम होता है। वनीला, वनीला एसेंस, वनीला एसेंस। और जो क्लोव होती है, क्लोव इज लौंग, लौंग जो हमारे घरों में यूज़ होती है वो भी एक क्लोव, वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम करती है। ठीक है, सबसे पहले अनियन की बात कर लेते हैं।
जैसे ही अनियन को हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे वो अपनी स्मेल को रिटेन करेगा। रिटेन करेगा मतलब उसकी स्मेल जैसी है वैसी ही रहेगी। वैसे तो उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है और वो अपनी स्मेल को रिटेन करता है, रिटेन्स स्मेल, या रिटेन करता है अपनी ओडर को। और अगर किसी सॉल्यूशन में आपने डाला और उसकी स्मेल चली गई तो आप समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन बेसिक है, नो स्मेल। ठीक है। अगर आपने किसी सॉल्यूशन को मतलब अनियन से उसको टेस्ट किया और अगर उसने अपनी स्मेल को रिटेन कर लिया, जैसी स्मेल उसकी थी वैसी ही स्मेल उसकी है, तो आप कहोगे कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर उसकी स्मेल किसी सॉल्यूशन में डालने के बाद चली गई, ख़त्म हो गई, अब उसके पास मतलब वो जो स्मेल थी उसकी वो नहीं है, तो अब तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन बेसिक है। इसके बाद बात करते हैं वनीला एसेंस। वनीला एसेंस सुनते ही सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना, मेरे भी आ गया। तो वनीला एसेंस में क्या होता है, जैसे किसी सॉल्यूशन में हम मतलब अगर हमने किसी सॉल्यूशन में उसको डाला और उसने अपनी स्मेल को रिटेन किया तो आप समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन एसिड है। ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन में डाला और उसने अपनी स्मेल चली गई उसकी, तो समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन बहुत बेकार है और वो सॉल्यूशन बेस है, क्योंकि उसकी स्मेल तो चली गई, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस जो आ रही थी वो अब चली गई है। वैसे ही क्लोव के साथ होता है। क्लोव बेसिकली ऑयल होता है, इस ऑयल एज एन इंडिकेटर काम करता है। तो ये क्लोव ऑयल जो होता है, अगर इसने भी अपनी स्मेल को रिटेन किया है तो समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर उसने अपनी स्मेल को छोड़ दिया है, उसकी अब स्मेल नहीं है, नो स्मेल है, तो फिर आप बोलोगे कि वो एक बेस है। ठीक है। तो अब हमारे को सारे इंडिकेटर्स समझ में आ चुके हैं। हम नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं, हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं, हम ऑल्फैक्टरी भी पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स की। ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में कुछ भी नहीं करना। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स आपको इंडिकेट करते हैं, बेसिकली एक बैंड है। कैसा बैंड है? विबग्योर। विबग्योर ये एक बैंड है जिसकी हेल्प से वो आपको इंडिकेट करता है कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। अगर आपने उसको किसी सॉल्यूशन में डाला और उसका कलर ग्रीन आया तो आप समझ जाओ कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना वो सॉल्यूशन एसिडिक है ना वो सॉल्यूशन बेसिक है। वो सॉल्यूशन कैसा है? न्यूट्रल है। और अगर उसका इन सब में आया, ज़्यादा रेड कलर आया, पहले येलो होगा तो भी आप बोलोगे कि वो एसिडिक है। ठीक है। अगर ज़्यादा ऑरेंज के आसपास आया तो भी आप बोलोगे, और अगर रेड आया तो समझ जाओ कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे जैसे कलर इसका डीप होता चला जाएगा, रेड की तरफ जाता जाएगा, वो सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होता चला जाएगा। ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का हमने उसके जो इंडिकेटर थे वो उसमें डाला, उसका बैंड, और वो रेड कलर हो गया तो समझ जाओ कि वो एसिड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑरेंज हुआ उससे कम, देन येलो है तो उससे कम, और अगर ग्रीन है तो वो न्यूट्रल है। क्या है अगर ग्रीन है तो? न्यूट्रल। ठीक है। और अगर किसी का ब्लू कलर आया है या इंडिगो आया है या वायलेट आया तो आप बोलोगे कि वो सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है। जितना ज़्यादा वायलेट कलर होगा आप समझ जाओगे कि वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक है। और अगर ये इंडिगो कलर देगा तो उससे कम, देन ब्लू कलर देगा तो उससे कम। मतलब जैसे जैसे आप वायलेट की तरफ जाते जाओगे वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होता चला जाएगा। ठीक है। तो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो एक बैंड के थ्रू आपको इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन कितना एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि वो एक सॉल्यूशन न्यूट्रल है, और अगर जितना ज़्यादा रेड की तरफ जाता जाएगा वो कलर, हम बोलेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक है, और अगर जितना ज़्यादा वो वायलेट की तरफ जाता रहेगा हम बोलेंगे कि वो सॉल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक है। ठीक है। तो हम आप अपने सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ चुके हैं। हम नेचुरल इंडिकेटर्स में 4 टाइप्स आते थे, वो भी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स थे? पहला लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव्स, देन फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, देन टर्मरिक, वो भी हम पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद हमने सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बात की, तो उसमें 2 कैटेगरीज थी, मतलब 2 इंडिकेटर्स थे हमारे जो NCERT में अवेलेबल हैं, दैट इज फिनोप्थिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिर हमने पढ़े ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमने 3 पढ़े, अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको बैंड के थ्रू बताते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कोई सॉल्यूशन, वेदर अ सॉल्यूशन इज एन एसिडिक और अ बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद
मेटल। अब एसिड्स हमारे मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे रिएक्ट करते हैं। जब कोई मेटल किसी डाइल्यूट मैंने आपको बताया था DIL डॉट लिखते हैं, ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये होता है रिलीज का साइन, ठीक है। तो क्या हो रहा है, मेटल जब किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट और रिलीज करेगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मेटल हमने ले लिया एक जिंक एक मेटल है और उसको रिएक्ट करा दिया H2SO4 के साथ, ठीक है। ये क्या, ये डाइल्यूट, इसका डाइल्यूट एसिड लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताऊंगी अभी। जिंक ने रिएक्ट किया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और बना दिया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये ZnSO4 क्यों बना, ये हमने लास्ट रिएक्शन में अपनी लास्ट लेक्चर्स में बात की थी कि जो मेटल, सबसे पहले मेटल सोचता है कि हाइड्रोजन ने तो अपना कंपाउंड बना रखा है, मैं अलग बैठा हूँ। वो बोलेगा मैं हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तो चलो तुम अपनी जगह से हटो, और वो जाके अपना बना लेता है कंपाउंड और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए एक बार मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दोबारा बता दूंगी। जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। तो बात कर लेते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बीच में आता है आपका हाइड्रोजन, और उसके नीचे वाले जो आते हैं वो है आपके कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ये आपके रिएक्टिविटी सीरीज है। इससे ऊपर जो मेटल्स हैं वो सारे रिएक्टिव है। जितना आप ऊपर जाते जाओगे वो मेटल उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता चला जाएगा, और नीचे वाले मेटल्स उतने ही कम रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो हमारी ज्वेलरी होती है वो गोल्ड की बनी होती है, उसकी बनी होती है, और ये प्लैटिनम, इसके बाद एक आता है प्लैटिनम। तो इन तीनों की ज्वेलरी बनी होती है, क्यों? क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे एटमॉस्फेयर में ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इसकी ज्वेलरी बनाई जाती है। और सोडियम और पोटेशियम को तो आप एटमॉस्फेयर में ओपनली रख ही नहीं सकते, इनको केरोसिन में डिप करके रखना पड़ता है, क्योंकि इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनमें तुरंत आग लग जाती है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि ऊपर वाले मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नीचे वाले मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं, और जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और बना लेते हैं अपना सॉल्ट। ZnSO4 जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई है, ठीक है। लेकिन क्या जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे प्रेजेंट है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आता है आपका एनसीईआरटी का, बहुत फेमस है कि व्हाट विल हैपन व्हेन कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट H2SO4, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? तो आप बोलोगे नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बोले कि तू अपनी जगह से हट और मैं जाके वहां पे बैठता हूँ। कॉपर के पास उतनी हिम्मत नहीं है, तो वो क्या करता है, कोई रिएक्शन शो नहीं करता, ठीक है। तो क्या हाइड्रोजन से जो नीचे वाले मेटल्स हैं कभी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे? करेंगे। कब करेंगे? जब वो एसिड कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब अगर आप डाइल्यूट एसिड की फॉर्म में रखोगे अपना एसिड तो वो रिएक्ट मेटल नहीं करेगा। कौन से मेटल्स नहीं करेंगे? जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है। तो आपको क्या किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। अब एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का बहुत फेमस है कि व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड एसिड? क्या होगा? सिल्वर जाके उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं, तो आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट है बेसिकली इस पूरे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड का जो पूरा जेस्ट है वो ये है कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो जैसे जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हैं वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और बना लेंगे सॉल्ट और हाइड्रोजन। बट क्या जो हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड है वो मेटल्स, क्या वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे हाइड्रोजन के साथ? करेंगे। कब? जब हम
कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करेंगे डाइल्यूट एसिड की जगह, और इन सब को कंसनट्रेटेड तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, डाइल्यूट में ही रिएक्ट कर जाते हैं, डाइल्यूट में ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपना सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ। नेक्स्ट हमारी आती है रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। रिएक्शन ऑफ acids with metal carbonates and metal hydrogen carbonates. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि एसिड्स कैसे बिहेव करते हैं जब वो मेटल कार्बोनेट्स के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल जब रिएक्ट मेटल कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे सॉल्ट और बनाएंगे H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्या है ये? कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ये फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है इसका किसमें? CO2 में और H2O में। ठीक है, क्या हुआ है? मेटल कार्बोनेट ने जब एसिड के साथ रिएक्ट करा है तो बनाया है सॉल्ट और साथ ही साथ बनाया है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका और ये डिवाइड हो जाता है CO2 में और H2O में। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स वाटर के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेटल कार्बोनेट, तो कैल्शियम का कार्बोनेट ले लेते हैं CaCO3 जिसको बोलते हैं लाइम स्टोन। ये सब इसके कॉमन नेम है, ये सब आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में एज सच आ जाएगा। एग्जाम में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं आएगा, आएगा लाइमस्टोन। तो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट को ही लाइमस्टोन बोलते हैं तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसकी रिएक्शन करा दी HCl के साथ। यहाँ पे कैल्शियम कहता है हाइड्रोजन से कि कैल्शियम तो भाई ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर है ना, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्या तुम दोनों साथ में बैठ के क्या कर रहे हो? मैं ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं क्लोरीन के साथ जाऊँगा। तो कैल्शियम बना लेता है क्लोरीन के साथ मिलके CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, और साथ ही साथ बन जाता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। बट ये H2CO3 अनस्टेबल होता है तो ये डिवाइड हो जाता है आपका CO2 में और H2O में। तो आपको रिएक्शंस में मतलब एग्जाम्स में H2CO3 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो मैंने समझाने के लिए लिख दिया आपको। आप CaCl2 और CO2 और H2O लिख सकते हो। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि रिएक्शन जब होती है एसिड की किसी मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो वो बनाता है सॉल्ट और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ये आपको कैसे पता चलेगा? ये एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस दिखेगी जिससे आप ये चीज़ कंफर्म कर दोगे कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली है। ठीक है, क्योंकि जब किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आ गया एफर्वेसेंस, दिस इज एफर्वेसेंस। ठीक है, एफर्वेसेंस निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक टेस्ट आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपको मतलब कंप्लीटली आपको क्लियर कर देगा कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली है। ये ब्रिस्क एफर्वेसेंस रिएक्शन में सफिशिएंट वैसे तो है, ये उसका ही इंडिकेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस का ही इंडिकेशन है, बट एक टेस्ट करना ज़रूरी है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होगा कि हाँ किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात कर लेते हैं अपने टेस्ट फॉर CO2 की। ये एक कन्फर्मेटरी टेस्ट है और इसके बेसिस पे आप किसी भी रिएक्शन में कंफर्म कर सकते हो कि येस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन रिलीज्ड। तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो आपका लाइम वाटर है उसमें आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हो, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ठीक है, लाइम वाटर कैसा हो जाएगा?
मिल्की हो जाए, क्या बना लेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में रिलीज होगा वाटर, साथ में बनेगा वाटर। तो आप क्या बोलोगे, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब लाइम वाटर को आप कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हो, व्हेन लाइम वाटर इज पास थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। मिल्की क्यों, क्योंकि इट इज अ पीपीटी, इट इज अ पीपीटी। पीपीटी क्या होता है, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब जो इनसॉल्यूबल सब्सटेंस किसी रिएक्शन में रह जाता है, उसी की वजह से ये मिल्कीनेस आ रही है इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और अब क्या होता है, इसकी आगे एक फर्दर रिएक्शन हम और कर लेते हैं। ये तो ये जो पीपीटी पीपीटी की वजह से जो ये मिल्कीनेस आ गई है रिएक्शन में, इसने तो कंफर्म कर ही दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, ठीक है। इसके बाद बट एक और आती है, जब इस पूरे प्रोडक्ट, ये जो पूरा प्रोडक्ट है, इसमें आप एक्सेस CO2 पास कराते हो, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस इसमें आपने CO2 दी है, वो भी एक्सेस, तो क्या होगा, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना था, ये पीपीटी था, ये इनसॉल्यूबल था, ये इनसॉल्यूबल था इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब बन जाएगा कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और अब ये हो जाएगा सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा सॉल्यूबल, ये क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अब तक हमने क्या पढ़ा इसमें, जैसे टेस्ट फॉर CO2 के लिए, when lime water is passed through carbon dioxide, lime water turns milky due to the formation of PPT, that is precipitate calcium carbonate, which is insoluble in water. When excess CO2 is passed through this, then calcium bicarbonate is formed, which is soluble in water. When excess CO2 is passed through calcium bicarbonate, then calcium bicarbonate is formed, which is soluble in water, and hence the milkiness disappears. क्या हुआ है, सबसे पहले हमने लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर, एंड हेंस द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। फिर उसको हमने एक्सेस CO2 के साथ पास जब कराया है, तो उसने बना दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, विच इज सॉल्यूबल इन वाटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रिएक्शंस ऑफ एसिड, reactions of acid with metal oxide, ठीक है। सबसे पहले इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, इनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, ठीक है। तो जो रिएक्शंस ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड है, जो मेटल ऑक्साइड का नेचर है वो बेसिक है, और जब बेसिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेस, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। बात करते हैं, बट क्या सारे मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं नेचर में, नहीं, दो एक्सेप्शंस हैं, ZnO एंड Al2O3, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों आपके एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा ये होते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब कि ये दोनों जो ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स, ये एसिड की तरह भी बिहेव कर लेते हैं और बेसिक की तरह भी बिहेव कर लेते हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह बिहेव करेंगे, जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो सारे मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह बिहेव नहीं करते हैं, दो एक्सेप्शंस हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो एम्फोटेरिक होते हैं और ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेस की तरह, और बेस से रिएक्ट करेंगे तो एसिड की तरह। और वैसे जब हमारा मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मेटल ऑक्साइड, हमने बात किया कि मेटल ऑक्साइड किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह, और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट
और बनाएगा वाटर। ठीक है, हमें तो पता ही है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है। तो ये कैसे रिएक्शन दिख रही है आपको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिख रही है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है, एक एसिड की तरह रिएक्ट कर रहा है और बन रहा है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेटल ऑक्साइड, जैसे कॉपर, CuO, कॉपर का ऑक्साइड ले लिया है और एसिड ले लिया है, HCl ले लो। चलो ठीक है, तो बनाओगे आप क्या? CuCl2 और साथ में हो जाएगा वाटर रिलीज। ठीक है, क्या हुआ? कॉपर ने हाइड्रोजन को हटा दिया है और बना लिया कॉपर क्लोराइड और बना लिया है साथ ही साथ वाटर। कॉपर क्लोराइड कैसे रिएक्ट कर रहा है? एक बेस की तरह। एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक एसिड ही है। CuCl2 एक सॉल्ट है और ये साथ में हमारे बन गया वाटर। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि मेटल ऑक्साइड जब एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। सारे मेटल ऑक्साइड्स बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, बट दो एक्सेप्शंस हैं, जिंक ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज टू ऑक्साइड्स जो एम्फोटेरिक होते हैं, बेस के साथ एसिड की तरह, एसिड के साथ बेस की तरह। तो हमने पढ़ लिया, जब कॉपर का ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है कॉपर क्लोराइड जो सॉल्ट है और बना रहा है साथ में वाटर। ठीक है, तो फाइनली आज हमने एसिड से रिलेटेड जितनी रिएक्शंस थी उन सबको कवर कर लिया है और इसके बाद हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि ओवरऑल हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसिड्स का टेस्ट होता है सार, एसिड सार होते हैं टेस्ट में। फिर हमने पढ़ा कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस को वो रेड में चेंज कर देता है। फिर हमने पढ़ा इसका नेचर होता है कोरोसिव। फिर हमने पढ़ा कि ये वाटर के साथ मिलके H+ आयंस रिलीज़ कर देता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचुरली प्रेजेंट है, जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गया लेमन में, मैलिक एसिड हो गया एप्पल में, तो ये सब आपके ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में आपने क्या पढ़ा? ऐसे एसिड्स जो सिंथेसाइज किए जाते हैं लेबोरेटरीज में उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अपने वाटर में जाते ही कंप्लीटली H+ में डिसोसिएट कर जाते हैं, ऐसे एसिड्स को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो पार्शियली करते हैं उनको बोलते हैं हम वीक एसिड्स। ठीक है, पानी में। और इसके बाद हमने पढ़ा आपका क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड पढ़े, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जिसमें एसिड ज़्यादा पानी कम। फिर हमने पढ़ा डाइल्यूट एसिड, पानी ज़्यादा एसिड कम। ठीक है, ये पढ़ा। फिर इसके बाद हमने बात की इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स हमने कितने टाइप के पढ़े? 4 टाइप के हमने इंडिकेटर्स पढ़े। पहला नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने बात की लिटमस पेपर की, रेड कैबेज की, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया की। फिर हमने एक और बात की थी टर्मरिक की। ठीक है, इसके बाद हमने सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर पढ़ा सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिर हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और फिर हमने पढ़े यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। इसमें लिटमस पेपर का जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज़्यादा है। लिटमस पेपर को हमने एक्सट्रैक्ट किया था लाइकन से, लाइकन्स जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन एल्गी एंड फंगी, जिसमें हम दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं और एक उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा उसको फूड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स की भी बात कर ली। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स में हमने पढ़ा कि वो एक बैंड के थ्रू आपको इंडिकेट करते हैं कि कौन सा एसिड कितना एसिड है। जितना ज़्यादा डीप कलर होगा, मतलब रेडिश की तरफ जाएगा, तो हम बोलेंगे विबग्योर। मैं लिख देती हूँ, विबग्योर की बात की थी। जो जितना इस तरफ रहेगा, ग्रीन हुआ तो न्यूट्रल है, इसकी तरफ रहा तो वो उतना ज़्यादा एसिडिक, और इतना ज़्यादा इसकी तरफ रहा, वायलेट की तरफ गया तो उतना ही ज़्यादा सॉल्यूशन बेसिक है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इंडिकेटर्स के बाद बात की रिएक्शंस की। रिएक्शंस में हमने सबसे पहले किया एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बना देता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, इसलिए मेटल्स को कभी भी हम, मतलब एसिड्स को कभी भी मेटल कंटेनर्स में प्लेस नहीं करते हैं। और एसिड भी कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट एसिड।
और अगर कंसनट्रेटेड एसिड होगा, मतलब डाइल्यूट एसिड, जैसे रिएक्टिविटी सीरीज की हम बात करें, जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हैं वो डाइल्यूट एसिड में ही मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे प्लेस्ड हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो डाइल्यूट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको क्या चाहिए, कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए, और कंसनट्रेटेड एसिड के साथ वो फिर रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे सिल्वर को अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर कंसनट्रेटेड एसिड में जाकर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात की मेटल कार्बोनेट्स की। एसिड रिएक्ट कर रहा था मेटल कार्बोनेट्स के साथ, या फिर कह सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो क्या बना रहा था, वो बना रहा था सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। एक्चुअली में वो बना रहा था H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो बहुत अनस्टेबल था और वो फाइनली CO2 में और H2O में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो फिर इसके बाद हमने बात कर ली थी एसिड रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ। मेटल ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड ज़्यादातर बेसिक होते हैं नेचर में, तो एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बट सारे मेटल ऑक्साइड आपके बेस की तरह बिहेव नहीं करते हैं। दो आपके एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से, सबसे पहला ZnO जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक होते हैं, जब इनको आप एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हमने एसिड से रिलेटेड सारी बात कर ली है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, प्रेस द लाइक बटन, drop a comment in comment box, and don't forget to subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.